टर्की के खिलाफ भारत की टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी चालू है। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस के अंदर विजिट किया और वहां पर विजिट करने के बाद ठीक उसी तरीके से जैसे टर्की के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो एलओसी पे विजिट करते हैं, जब भारत के साथ डिस्प्यूट होता है तो पाकिस्तान को कामिकाज़े ड्रोन जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके के एक्शन यहाँ पर भारत के द्वारा लिए गए। सबसे पहले तो भारत ने साइप्रस के अंदर से जो सीज फायर लाइन है उसको विजिट किया, पूरी सिचुएशन को यहाँ पर देखा। उसके बाद में कामिकाज़े ड्रोन साइप्रस को देने का वादा यहाँ पर किया गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि टर्की जो है वो अपने कामिकाज़े ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। और भारत के जो ड्रोन हम साइप्रस को देने वाले हैं यह है नागास्त्र 1, जो कि दुनिया के अंदर सबसे इफेक्टिव ड्रोन वॉर के अंदर पाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से साइप्रस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत की राजनीति यहाँ पर क्या चल रही है, कैसे हम टर्की को यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं, इसको मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसीटेट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पर साइप्रस देखने को मिल रहा होगा, इधर आपको टर्की दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको ग्रीस दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली इशू शुरू होता है 1878 से। 1878 के अंदर साइप्रस जो है ना वो ओटोमन एम्पायर का भाग हुआ करता था, जो टर्की आज के समय पे क्लेम करता है कि वही ओटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली साइप्रस जो है वो ओटोमन एम्पायर का भाग हुआ करता था, इसी कारण से साइप्रस के अंदर माइनॉरिटी के अंदर टर्किश आबादी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मेजॉरिटी आबादी यहाँ पर ग्रीक आबादी है। 1878 से लगभग टर्की का यहाँ पर रूल चलता है 1914 तक। 1914 के अंदर पहला विश्व युद्ध हो जाता है और पहले विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटेन साइप्रस के ऊपर अटैक करके इसको अपने अंदर एनेक्स कर लेता है, जिसके बाद साइप्रस एक ब्रिटिश कॉलोनी बन जाती है। 1960 के अंदर साइप्रस ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन से आज़ाद होता है, एक अलग कंट्री बनता है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ग्रीक आबादी के बनते हैं, यानी कि मेजॉरिटी आबादी के, वहीं माइनॉरिटी आबादी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर साइप्रस के अंदर ना 3 बड़े स्टेक होल्डर हो चुके हैं, एक है ग्रीस, दूसरा है टर्की, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों के बीच में इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, साइप्रस की सॉवरेनिटी को मेक श्योर करने के लिए तीनों देशों के बीच में ट्रीटी ऑफ गारंटी साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ गारंटी के अंदर ये मेक श्योर किया जाता है कि तीनों देश साइप्रस की इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी को मेंटेन करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि साइप्रस किसी भी कंट्री के अंदर यूनाइट ना हो, यानी कि साइप्रस एक अलग कंट्री है उसको यहाँ पर माना जाता है। बट इसके अंदर एक आर्टिकल 4 भी कहा जाता है कि अगर इस सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में जॉइंट एक्शन फेल होते हैं तो कोई भी एक पार्टी यहाँ पर यूनिलेटरली एक्शन ले सकती है। अब सारी चीज़ स्मूथली चल रही थी। 1960 के अंदर मैंने बताया कि साइप्रस के अंदर ग्रीक प्रेसिडेंट और टर्किश वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं। बेसिकली ये साइप्रस सिटीजन ही थे, पर उनकी एथनिसिटी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब होता क्या है, 1963 से 64 के बीच में जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा टर्किश आबादी की पावर को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सजेस्ट किया जाता है, जिसके बाद पूरे साइप्रस के अंदर एथनिक वायलेंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो कटाक्ष है दोनों कम्युनिटी के बीच में वो बहुत बढ़ जाता है। दोनों कम्युनिटी पोलराइज हो जाती है। इवन जो टर्किश आबादी के लोग हैं वो इनक्लेव्स के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इस रीजन के अंदर शांति के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनी पीस कीपिंग ट्रूप जो है वो भेजी जाती है। पीस कीपिंग ट्रूप इस रीजन के अंदर शांति कराती है। फिर 1974 के अंदर ग्रीस साइप्रस की राजनीति के अंदर इंटरफेयर करने का प्रयास करता है, यहाँ पर एक मिलिट्री कू कराने का प्रयास करता है, जो कि क्लियरली वायलेशन होता है गारंटी ट्रीटी का, जिसके आधार पर टर्की साइप्रस के अंदर इन्वेड ही कर जाता है। और इन्वेड करने के बाद
टर्की लगभग 37% साइप्रस का इलाका अपने कब्जे में ले लेता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नॉर्दर्न इलाका है ना, ये इसके कब्जे में आ जाता है और जितने भी टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं वो सब धीरे धीरे करके नॉर्थ के अंदर आके बस जाते हैं और साउथ पार्ट जो है वो सॉवरेन गवर्नमेंट का यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर एक डी फैक्टो पार्टीशन जो है वो दोनों देशों के बीच में हो जाता है। फिर उसके बाद में जो रीजन टर्की ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, उस कब्जे की ज़मीन को ये एक अलग देश घोषित कर देते हैं, जिसको आज के समय पे केवल टर्की मानता है। दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं वो सब साइप्रस को ही एक कंट्री मानते हैं। यहाँ पर टर्की के ऑक्यूपेशन को इलीगल ही माना जाता है। यानी कि आज के समय पर स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ पर टर्की की आबादी भी है और टर्की की फोर्सेस भी हैं। दक्षिण भाग जो है वो यहाँ पर सॉवरेन सरकार का है और यहीं पे यूनाइटेड किंगडम के 2 बेस भी आए हुए हैं। टर्की की यहाँ पर जो ट्रूप है वो लगभग 30,000 से 40,000 की ट्रूप जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और साइप्रस को इसी कारण से टर्की के खिलाफ सपोर्ट की आवश्यकता लगती है। अब आप जानते हो टर्की जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त बना फिरता है और उसके कारण से इसने भारत के साथ में अपने रिलेशन काफ़ी हद तक बिगाड़ रखे हैं। कश्मीर के इशू को लेके ये बार बार बात करते आए हैं। कश्मीर के इशू को लेके ये पाकिस्तान जाते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे विजिट करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि भाई भारत को यहाँ के ऑक्यूपेशन को ठीक करना चाहिए, कश्मीर जो है वो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। यानी कि भारत के इंटरनल मैटर के अंदर बार बार इंटरफेयर करने का प्रयास किया जाता है। इवन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान को हथियार भी टर्की के द्वारा दिए गए थे। इसी कारण से भारत ने टीट फॉर टैट डिप्लोमेसी टर्की के खिलाफ चलाई हुई है, जहां पर एक तरफ भारत नगोर्नो काराबाख के यहाँ पर अर्मेनिया को हथियार बेच रहा है जो कि भी टर्की का दुश्मन है। दूसरी तरफ भारत इंडिया के अंदर जो भी एविएशन सेक्टर के अंदर काम कर रही टर्की की कंपनी है उनको बॉयकॉट करना शुरू कर चुका है। तीसरी तरफ अब साइप्रस के अंदर भी भारत ने टर्की के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जब साइप्रस गए तो ये विजिट करते हैं टर्की के साथ में जो डिस्प्यूटेड इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक तरीके से जो सीज फायर लाइन है वहाँ पर, और उसके बाद में फिर डिस्कशन होता है हथियारों का। और भारत कहता है कि टर्की के पास में दुनिया के सबसे अच्छे हथियार है ना, खास रूप से ड्रोन, जिसके अंदर वो बायख्तार ड्रोन के नाम पे खूब इतराता है। पाकिस्तान को भी इस तरीके के ड्रोन उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर दिए थे। तो ऐसी कंडीशन में भारत भी साइप्रस को कहता है कि आप नागास्त्र 1 ले लो। नागास्त्र 1 भारत का ही इंडिजिनसली डेवलप्ड कामिकाजे ड्रोन है, यानी कि एक प्रकार का सुसाइड ड्रोन है जो कि 75% तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसकी रेंज लगभग 15 से 30 किलोमीटर की देखने को मिलती है। ये जीपीएस इनेबल है, दुश्मन को खुद ब खुद ढूंढ लेता है और दुश्मन को ढूंढने के बाद में उसके ऊपर जाके गिर के फुट जाता है। इवन ये बीच ऑपरेशन के अंदर इसके एक्शन को रोका भी जा सकता है। काफ़ी टारगेटेड होता है, काफ़ी लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट होने की वजह से साइप्रस के बजट के ऊपर नागास्त्र 1 की वजह से बहुत स्ट्रेन पड़ेगा नहीं। और जो आप नॉर्मली मिसाइल देखते हो वो बहुत महंगी आती है, नागास्त्र 1 उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता और बहुत ही प्रिसाइज है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी हम लोगों ने इस ड्रोन का प्रयोग किया था पाकिस्तान के खिलाफ और उस समय पर इसकी कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया ने देखी थी। इसी कारण से साइप्रस भी अब इस नागास्त्र 1 को लेने का सोच रहा है और उसी के लिए बातें जो हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। अभी तक फाइनल डील साइन नहीं हुई है। अभी दोनों देश नेगोशिएट करेंगे, बातचीत होंगी और फिर उसके बाद में फाइनल डील डिसाइड होगी और फिर साइन किया जाएगा। उसके अनुसार फिर भारत जो है वो नागास्त्र 1 इसे सप्लाई करेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।